हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज वीडियो। आज के वीडियो में हम एस ब्लॉक के अल्कलीन अर्थ मेटल्स का रिवीजन करते हैं। लेट्स स्टार्ट क्विक रिवीजन ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल्स। तो देखो, अल्कलीन अर्थ मेटल्स किसको बोलते हैं? ग्रुप 2 एलिमेंट्स को। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट हैं एक्सेप्ट बेरिलियम को हम कॉमनली अल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्रुप 2 के जो मेटल्स हैं इनके जो ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स का नेचर है वो है अल्कलीन। अल्कलीन बोले तो बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो इसीलिए इनको अल्कलीन अर्थ मेटल बोलते हैं, क्योंकि ये मेटल के ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स आपको अर्थ के क्रस्ट में मिलते हैं। पर आपको पता होना चाहिए कि बेरिलियम जो है वो है एम्फोटेरिक इन नेचर, इसीलिए इसके ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बेसिक नहीं बल्कि एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। वो एसिड और बेसिस दोनों के साथ ही रिएक्ट करते हैं, इसीलिए हम बेरिलियम को अल्कलीन अर्थ मेटल में काउंट नहीं करते। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS2 की तरह होता है। इनका जो s सेल है वो इनका वैलेंस शेल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया, इनकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो अल्कली मेटल से ज्यादा है। दैट इज लार्जर देन अल्कली मेटल। अल्कली मेटल से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। इसी कारण अल्कलीन अर्थ मेटल के जो कंपाउंड होते हैं वो हाइड्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आपने सुना होगा, वहां पे मैंने इस ब्लॉक में पहले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि NaCl, KCl इस तरह के जो अल्कली मेटल्स के कंपाउंड है वो हाइड्रेट के फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट नहीं करते। देखो, जैसे NaCl सिर्फ NaCl के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, पर MgCl2 जो है MgCl2.6H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। उसी तरह से कैल्शियम क्लोराइड .6H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। KCl बिना किसी हाइड्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और अल्कली मेटल्स में सिर्फ लिथियम ही है, लिथियम क्लोराइड, वो हाइड्रेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? मैंने बताया था आपको, डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, नाउ नेक्स्ट इज ये एनसीईआरटी का चार्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम इस चार्ट में फोकस करते, देखो अगर मैं बात करूं सबसे पहले आयोनाइजेशन इंथैल्पी की, तो आपको पता है कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, और यहाँ पर भी हम वैसा ही कुछ ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरी बात आपको मैंने ये भी बताया था कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप इन दोनों में भी कंपेयर कर सकते हो। सारे केसेस में जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। ठीक है, यहाँ पर आप इनका हाइड्रेशन एनर्जी का डेटा देख सकते हो, और डाउन द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। और ऐसा क्यों होता है? रीजन इज चार्ज डेंसिटी। डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ता है, चार्ज तो आयन पर सेम ही रहता है +2, तो इसीलिए यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, इसीलिए हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। ठीक है, साइज तो नॉर्मल है एकदम, नीचे जाने पर साइज बढ़ेगा। दैट्स ऑल। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप ये देख सकते हो E0 वैल्यूज देख सकते हो यहाँ पे। रिडक्शन पोटेंशियल, इनका रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा खासा ही ज्यादा होता है, सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम का बाकी के अदर मेंबर्स से थोड़ा कम है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पे बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि है फ्लेम टेस्ट की। तो अल्कली मेटल्स के केस में हमने देखा था कि सारे के सारे अल्कली मेटल्स हमें फ्लेम टेस्ट देते हैं, पर अल्कलीन अर्थ मेटल्स के केस में ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स इन बेरिलियम या मैग्नीशियम के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसीलिए दे आर स्ट्रांगली बाउंड टू द न्यूक्लियस, और फ्लेम के केस में वो एक्साइट नहीं हो पाते। फ्लेम से जो जितनी एनर्जी मिलती है बेरिलियम या मैग्नीशियम को उतना सफिशिएंट नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को उनके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट करने के लिए, इसीलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते। पर बाकी के तीनों एलिमेंट आपको फ्लेम टेस्ट देते हैं, और उनके कलर क्या क्या है ये आपको याद होना चाहिए। तो देखते हैं, कैल्शियम का कलर होता है ब्रिक रेड, ईटा जैसा लाल। स्ट्रॉन्शियम का कलर होता है क्रिम्सन कलर। ठीक है, और बैरियम का कलर होता है एप्पल ग्रीन।
तो ये कलर आपको याद होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और ये भी पता होना चाहिए कि बेरिलियम और मैग्नीशियम फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड एयर एंड वाटर, एयर और वाटर के साथ ये कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेरिलियम और मैग्नीशियम को देखते हैं। ये जो है थोड़े इनर्ट है टुवर्ड ऑक्सीजन या वाटर बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड फिल्म ऑन देयर सरफेस। बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऊपर एक ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए ये इतने फास्ट वे में रिएक्ट नहीं करते। दे आर काइनेटिकली इनर्ट। काइनेटिकली इनर्ट मतलब काइनेटिक्स के हिसाब से इनर्ट है। वो रिएक्शन थर्मोडायनेमिकली तो पॉसिबल है, डेल्टा जी उस रिएक्शन का नेगेटिव है, पर काइनेटिक रीजंस के कारण वो रिएक्शन बहुत ही स्लो है। ठीक है, पर देखो अगर आपने बेरिलियम को पाउडर कर लिया, उसका पाउडर बना लिया और फिर उसको आग लगाया, ठीक है, एक्साइट किया, एनर्जी सप्लाई की, तो फिर वो जलेगा और आपको मिलेगा बेरिलियम ऑक्साइड और बेरिलियम नाइट्राइड। ठीक है, सेम वे में आप मैग्नीशियम को भी बर्न कर सकते हो टू गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम नाइट्राइड। और ये रिएक्शन तो आपने क्लास 9-10 में अपने स्कूल के लैब में देखा ही होगा, बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन। पर इन मेटल्स को एनर्जी चाहिए होता है, शुरू में आपको इनको एनर्जी सप्लाई करना होगा, समझ रहे हो, ये अपने आप बर्न नहीं करेंगे। वेयर एज मेटल्स लाइक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बैरियम आर वेरी रिएक्टिव and hence readily attacked by air to form oxide and nitride। ये तीन मेटल ना काफी रिएक्टिव है, ये एयर में अगर आप रखते हो तो एयर इनके ऊपर अपने आप अटैक करने लगेगा और ऑक्साइड और नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखो हम बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड हैलोजन। तो ये अल्कली मेटल्स जो है हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं सभी के सभी, और MX2 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, लाइक MgCl2, CaCl2, इस तरह के MX2 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर एक्सेप्ट बेरिलियम के हैलाइड, बेरिलियम के हैलाइड को छोड़कर बाकी सारे हैलाइड आर आयोनिक इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक पॉइंट और यहाँ पे बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेरिलियम ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड। बेरिलियम आयनिक कंपाउंड नहीं बना पाता, ठीक है, बेरिलियम के आयनिक कंपाउंड बहुत ही रेयर है। इवन बेरिलियम ऑक्साइड BeO इज आल्सो सिग्निफिकेंटली कोवेलेंट इन नेचर। ठीक है, अब देखो बेरिलियम के जो हैलाइड्स हैं, ठीक है, उनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। तो बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ना स्टेट पर डिपेंड करेगा, कौन से फिजिकल स्टेट में है। तो अगर हमारा बेरिलियम क्लोराइड सॉलिड आपको दिया हुआ है तो वैसे केस में ये चेन लाइक पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होगा। और अगर आपसे कोई पूछे बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चे, देखो 1 2 3 4 बॉन्ड है यहाँ पर, इसीलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा क्योंकि यहाँ पे इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। तो बेरिलियम क्लोराइड सॉलिड इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड पॉलीमेरिक चेन लाइक स्ट्रक्चर। और अगर ये sp3 है तो ये प्लेनर नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछे बेरिलियम क्लोराइड प्लेनर होता है क्या, तो ये प्लेनर नहीं होगा मॉलिक्यूल। आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि इस बॉन्ड का नेचर क्या होगा, इस ब्रिज बॉन्ड का, तो क्या बताओगे आप? इट इज अ 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इट इज अ 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, तो बेरिलियम क्लोराइड सॉलिड का हमने देखा। अब देखते हैं वेपर फेज में क्या होता है। तो वेपर के फेज में पहले तो ये लो टेम्परेचर पर एक डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पर अगर आपने इसको हीट किया और टेम्परेचर 1200 केल्विन से ज्यादा लेके चले गए तो वो डाइमर टूटकर लीनियर मोनोमर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो ये होता है इसका डाइमर फॉर्म, और डाइमर फॉर्म में इस बेरिलियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है अगर आपसे कोई पूछे, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा sp2। यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। ठीक है, और लीनियर मोनोमर में इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर आपको बेरिलियम क्लोराइड बनाना है तो इसके लिए बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम बेराइलेट। ठीक है, अमोनियम क्लोरोबेराइलेट। तो इसका हम देखते हैं रिएक्शन कैसा होता है। दिस इज द रिएक्शन।
कि आपने अगर इस कंपाउंड को हीट किया तो आपको अमोनियम फ्लोराइड और साथ में BeF2 मिलेगा। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसी तरह से बेरिलियम क्लोराइड अगर आपको बनाना है तो आप बेरिलियम क्लोराइड बनाने के लिए बेरिलियम और क्लोरीन को हीट नहीं कर सकते हो, वैसे केस में ये अच्छे से नहीं बनेगा। बेस्ट वे इज टू यूज बेरिलियम ऑक्साइड। आप ऐसे करके बेरिलियम क्लोराइड बना सकते हो। बेरिलियम ऑक्साइड को कार्बन और क्लोरीन के प्रेजेंस में हीट करो तो आपको बेरिलियम क्लोराइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगा। उसी तरह से देखो, टेंडेंसी टू फॉर्म हैलाइड हाइड्रेट्स ग्रेजुअली डिक्रीजेस। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा हैलाइड जो होंगे हाइड्रेटेड होंगे किसके, बेरिलियम के, फिर मैग्नीशियम का, कैल्शियम का, उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पे 8 वाटर है मैग्नीशियम के केस में, कैल्शियम के केस में 6 वाटर है, स्ट्रोंशियम के केस में भी 6 है और बैरियम के केस में 2 है। इसीलिए टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रेटेड हैलाइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर क्या एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि अगर आपको इस हाइड्रेटेड कंपाउंड से एनहाइड्रेटेड कंपाउंड चाहिए, मान लो मुझे हाइड्रेटेड कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम क्लोराइड एनहाइड्रस चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको लूंगा, कैल्शियम क्लोराइड को लूंगा और इसको हीट कर दूंगा, इसको हीट कर दूंगा तो मुझे कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम के केस में हीट करने से हमें एनहाइड्रस कंपाउंड मिलता है। पर अगर आपने बेरिलियम और मैग्नीशियम लिया तब खेल क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बेरिलियम और मैग्नीशियम के केस में अगर आपने इनके हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट किया तो आपको एनहाइड्रस सॉल्ट नहीं मिलेगा, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। बेरिलियम और मैग्नीशियम के हैलाइड हीट करने पर हाइड्रोलिसिस हो जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं हम, अगर हमने मैग्नीशियम क्लोराइड को हीट किया, आपको क्या लगता है, नॉर्मल बच्चे को लगेगा कि ये वाटर लूज कर जाएगा क्योंकि हीट करेंगे तो पानी निकल जाएगा और MgCl2 प्रोडक्ट बना के आ जाएगा, तो वहीं पर आपका खेल गड़बड़ा जाएगा। क्योंकि जैसे ही आपने इसको हीट कर किया ये हाइड्रोलिसिस सफर करेगा और आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा और HCl निकल जाएगा, समझे। तो इसीलिए ये रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो ये सभी एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम टू फॉर्म हाइड्राइड्स व्हिच आर ऑफ MH2 टाइप and they are ionic in nature. All hydrides except beryllium hydride is ionic in nature. बेरिलियम का जो हाइड्राइड है BeH2 वो कोवेलेंट नेचर का होता है। और हम BeH2 को बनाते कैसे हैं, तो हम BeH2 बना सकते हैं BeCl2 और LiAlH4 के रिएक्शन से। तो देखो जब हम BeCl2 को LiAlH4 से रिएक्ट करेंगे तो हमें बेरिलियम हाइड्राइड मिलेगा जिसका नेचर है कोवेलेंट, ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, जिस तरह से अल्कली मेटल लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं उसी तरह से अल्कलीन अर्थ मेटल भी लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होते हैं और वही सेम कैरेक्टरिस्टिक होता है, डीप ब्लू ब्लैक कलर का सॉल्यूशन मिलेगा, सारी प्रॉपर्टी वैसी की वैसी ही रहती है। अब देखो हम बात करते हैं ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड्स की। तो इन सभी के जो ऑक्साइड्स हैं एक्सेप्ट इन सब का नेचर है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, मतलब NaCl टाइप स्ट्रक्चर है। NaCl का ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना, आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है एक्सेप्ट BeO। BeO is a covalent solid and all other structures like MgO, CaO are ionic in nature और इसीलिए उनका स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट टाइप होता है, NaCl जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब देखो बाकी सभी ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। BeO के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि एम्फोटेरिक होता है और बाकी सारे ऑक्साइड्स पानी के साथ घुलकर हाइड्रोक्साइड भी बना लेते हैं एक्सेप्ट बेरिलियम, क्योंकि बेरिलियम बेसिक है ही नहीं तो इसको आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो ये हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा ही नहीं, ठीक है। अब देखो BeO का एम्फोटेरिक नेचर हम देखते हैं। तो अगर BeO से हमने बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाया और उसको NaOH के साथ ट्रीट किया तो हमें सोडियम बेराइलेट मिलता है, ठीक है, ये कंपाउंड मिलेगा। उसी तरह से अगर हमने इसको एसिड के साथ रिएक्ट किया तो हमें ये कंपाउंड मिलेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं
ये प्रूफ करता है कि BeO का नेचर कैसा है, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। तो ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। अब देखो कार्बोनेट्स ऑफ अल्कली अर्थ मेटल आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके सभी कार्बोनेट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल के सारे कार्बोनेट्स पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, और जो इनकी सॉल्युबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये पहले ही इनसॉल्युबल है, दूसरा इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज भी करती है। उसी तरह से इनके सभी कार्बोनेट डिकम्पोज कर जाते हैं हीटिंग करने पर, और हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि थर्मल स्टेबिलिटी कार्बोनेट्स का कैसा होता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है, और बेरिलियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, और ये इतना अनस्टेबल है कि इसको सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में ही रख सकते हैं। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। अब देखो अगर मैं सल्फेट्स की बात करूं, तो सल्फेट्स में डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है, और डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी घटती है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी घटती है, और ये तीन सल्फेट पानी में इनसॉल्युबल होते हैं, और इनका प्रेसिपिटेट भी मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है हमें। अब देखो, अब हम इंपॉर्टेंट कंपाउंड की एक बात करते हैं जो कि है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे फॉर्म करता है, तो जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम, जो कि ड्राई होना चाहिए, ये ड्राई स्लेक्ड लाइम में क्लोरीन गैस पास कराते हो, तो आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। एक्चुअल कंपोजिशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज दिस, CaCl2 plus CaOCl whole twice plus 2H2O। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ सॉल्ट इन विच यू हैव कैल्शियम प्लस 2 कैटायन, एंड यहाँ पर दो तरह के एनायन है। ये सवाल पूछा जा सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर में कितने तरह के एनायन है, तो यहाँ पर एक Cl- एक एनायन है, एक आपका Cl- एनायन है, और दूसरा आपका यहाँ पे OCl- एनायन है। उसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, दैट इज जिप्सम। उससे हम एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जिप्सम दैट इज कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, सॉरी, कैल्शियम सल्फेट .2H2O, जिसको आप हीट करते हो 393 केल्विन पर, तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, या इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो 2 कैल्शियम सल्फेट और 1 वाटर। यहाँ पे कैल्शियम सल्फेट के दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को शेयर करते हैं। पर अगर आपने ज्यादा ही हीट कर दिया, अगर आपने टेम्परेचर को 293 से ज्यादा कर दिया, तो ये जो भी पानी वाटर बचा है यहाँ पे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो उड़ जाएगा और एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बनेगा, जिसको हम डेड बर्न्ट प्लास्टर बोलते हैं, जिसमें प्लास्टर वाली प्रॉपर्टीज नहीं होती, ये वेस्ट होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आप एनसीईआरटी से इसको एक बार डिटेल में रीड कर सकते हैं, मैंने आपको इन शॉर्ट एनसीईआरटी का समरी बता दिया।